गुड इवनिंग, होप यू आर गुड। आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ में हैं। तो आज के टास्क पे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन पहले पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने किया था उस पर एक रिव्यू कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने खास एक चीज़ पढ़ी थी, वो था फॉन्ट ऑसम का यूज़ करना। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था और आप लोगों ने शायद आई होप यूज़ भी किया होगा। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो ये सारा प्रोसेस मैंने उस पर समझाया हुआ था कि कैसे यूज़ करना है उसका। इसके अलावा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। उसका मैं अलग से आपको रिजॉल्व ज़रूर दूंगा, एक छोटी सी कोई भी वीडियो बना करके कि हाउ टू यूज़ फॉन्ट ऑसम इन योर वेब पेजेस। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट करें उस वीडियो में। उसके बाद हमने क्या देखा था, क्रिएट ए पर्सनल ब्लॉग साइट। फिर क्या किया था हमने, हाउ टू यूज़ फॉन्ट ऑसम, फिर हाउ टू पिक द कलर कोड। ये 3 चीज़ और भी हम लोगों ने उसमें देखी थी। तो हम लोगों ने जो वेब पेज बनाया था वो हमारा ये था, ठीक है। ये वेब पेज हमारा तो बन गया। चलो, अब क्या होता है कि कोई भी वेब पेज बनाने के बाद एक दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पेज होता है हमारे पास, वो होता है कॉन्टैक्ट का। कोई भी पर्सन अगर सपोज़ ईमेल करना चाह रहा हो तो यहाँ से ईमेल कॉपी करना होगा उसे, फ़ोन नंबर पे कॉल करके आपसे बात करनी होगी, सपोज़ फ़ोन लगा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक फॉर्म होगा आपका इस पेज के ऊपर में, तो कोई भी बंदा अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उस फॉर्म को फिल करके सेंड कर सकता है आपके पास, जिससे कि आपको मेल पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो तो बैकएंड की चीज़ हो जाती है। फॉर्म लेकिन हम HTML से ही डेवलप करते हैं, लेकिन जब बैकएंड पे काम करेंगे तो उसके लिए कोई सर्वर बेस्ड लैंग्वेज चाहिए, मीन्स बैकएंड का लैंग्वेज चाहिए हमारे पास, जैसे PHP हो गया, जावा हो गया, कुछ भी हो गया। तो इस पर हम लोग बाद में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले आज हम लोग HTML फॉर्म्स क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपने इस टेम्पलेट में। ठीक है, साथ के साथ एक और पेज बनाएंगे और उस पेज को लिंक करेंगे कॉन्टैक्ट पेज को। ठीक है, तो पहले हम एक कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे आज। एज इट इज़ यही स्ट्रक्चर रहेगा उसका, बस उसके अंदर फॉर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाएंगे कॉन्टैक्ट का पेज आज वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा आप देख रहे हो। पहले MyHTML करके मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। जो भी पेजेस क्रिएट होगा न्यू HTML का, वो उसके अंदर में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चलो इस पेज को ही हम कॉपी कर लेते हैं और इसको न्यू पेज लेके हमने क्या किया, एक यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव किया। तो सेव हम लोग .html से करते हैं। HTML के पेजेस को पता होगा आपको, किस में करेंगे, कहाँ करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगा, जिस फोल्डर के अंदर में ये प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, सारे पेजेस को, इमेजेस को उसी फोल्डर के अंदर में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम चलिए हम लोग रख देते हैं contact.html। ओके, HTML। ठीक है, तो एक हमारा पेज क्रिएट हो गया है contact.html का। आइए डायरेक्टरी के अंदर में देखते हैं वो पेज हमारा MyHTML के अंदर में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो अब आ गया है। अभी अगर हम इस कॉन्टैक्ट पेज को ओपन करेंगे ब्राउज़र के ऊपर में, तो क्या दिखेगा हमें, सेम एज इट इज़ पेज दिख रहा है, क्योंकि हमने सेम पेज को कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे अभी। आइए चलिए चेंजेस करते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे। सबसे पहले तो टाइटल का नाम, टाइटल हम चेंज कर लेते हैं अपना। टाइटल का नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। CSS वही रहेगा सेम। एक वेबसाइट अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो एक यूनिफॉर्म CSS रखते ही रखते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म CSS, तो अभी तो हम लोग इनलाइन CSS यूज़ करना है। एक्सटर्नल CSS हमने सिर्फ यहाँ पे सीखा कि एक्सटर्नल CSS को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए आज वो भी देख ही लेते हैं। एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल जब भी हमको क्रिएट करनी होगी तो अपने डायरेक्टरी के अंदर में किसी भी तरह से रख सकते हैं। या तो हम इस डायरेक्टरी को, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हमारी जो है, इसी के अंदर में रखेंगे, या तो आउट ऑफ द फोल्डर रखेंगे, या एक फ़ोल्डर अलग से क्रिएट कर लेंगे CSS की। जैसे न्यू करके हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं CSS की। ओके,
अब CSS का एक फ़ाइल बना लेते हैं। CSS की फ़ाइल के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता है। देखिए एक फ़ाइल Ctrl+S कर दीजिए। Ctrl+S करने के बाद इस फाइल का नाम लिख दीजिए style.css से इसको सेव करना होता है। एक्सटेंशन इसका जो होता है .css। देखते हैं कहाँ मिलता है हम लोगों को CSS। कहाँ चला गया CSS? हाँ, यहाँ पे मिल गया ये फाइल। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। कहाँ करेंगे, हम लोगों ने एक CSS का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर भी कर देते हैं हम लोग style.css के नाम से। ठीक है, इसके अंदर CSS कैसे लिखते हैं हम लोग, सेम एज जैसे इनलाइन CSS लिख रहे थे, सेम उसी तरह से हम लोगों को लिखना है स्टाइल्स के अंदर में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी तो स्टाइल के अंदर में हम लोगों ने जैसे ये लिखा, हमने सबसे पहली वीडियो में क्या बताया था आपको कि क्लास एंड आईडी। ठीक है, क्लास और आईडी जो बताया था CSS का, उसका भी यूज़ करके आप देख लेते हैं। सपोज मैं किसी भी एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स पे क्लास और आईडी को ऐड करता हूँ, तो मान के चलो मैं एक काम करता हूँ स्टाइल। ठीक है, ये div जो है, div का जो स्टाइल हमने यहाँ पे लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि ये div का जो स्टाइल यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ न लिखा हो कि हमारा एक सेपरेट पेज में लिखा हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो भी स्टाइल्स हमने इसके लिखे हैं यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, कट कर लेंगे यहाँ से, Ctrl+X से कट हो जाता है। ठीक है, और स्टाइल के यहाँ पे लिख देते हैं क्लास CLASS। ओके, अब क्लास के अंदर ये क्लास का जो नाम होगा, ये क्लास लिखा हमने, क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज ये पेरेंट div है, तो इसका नाम लग देते हैं, चलिए pdiv। ठीक है, pdiv के नाम से हमने ये क्लास यहाँ क्रिएट कर दिया। अब इसमें स्टाइल्स को कैसे लिखेंगे, तो स्टाइल का जो हमने सेपरेट पेज बना के रखा है style.css करके। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास को एक्सटेंड ये करेंगे, हम लोग अप्रोच करेंगे कैसे, pdiv है तो डॉट से क्लास को हम लोग अप्रोच करते हैं, .pdiv। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर दिया हमने स्टाइल्स को, सेम एज इट इज जैसा लिखा था, इसमें डबल कोट्स नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 by 1 करके भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो कोई इशू नहीं, Ctrl+S करना है सिर्फ हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, इस पेज को अगर हम देखने के लिए जाएं तो ये देखिए, ये तो contact.html है यहाँ पे हमारा ये जो मेन पेज है। कोई भी पेज, यहाँ पे अभी हमने मेन पेज से ये CSS हटाया हुआ है, तो इस पे ही हम लोग देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट पे हमने हटाया है। ठीक है, मेन पेज पे नहीं हटाया है, तो कॉन्टैक्ट पे हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट होते हैं। देखो वहाँ का CSS जैसे ही हटा, इस पेज का लुक चेंज हो गया। लुक चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसके स्टाइल्स का जो रूल्स था वो हमने हटा दिया वहाँ पर से, उस div से, पर्टिकुलर div से, और इसको क्या किया, वहाँ पे स्टाइल की जगह पे हम लोगों ने क्लास लिख दिया, उसका pdiv करके क्लास लिख दिया। ठीक है, और इस क्लास को हमने यहाँ पे अप्रोच किया और उसके अंदर में हमने क्या किया, सेम रूल को यहाँ पे हमने लिख दिया या पेस्ट कर दिया वहाँ से हटा करके। ये एक्सटर्नल CSS है। ठीक है, तो अभी चूंकि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको वहाँ पे अप्रोच नहीं की, इस style.css को हमने contact.html के अंदर में अप्रोच अभी तक किया नहीं है। ठीक है, उसका रूल क्या होता है, सेम जो हमने फॉन्ट ऑसम के लिए किया हुआ है। जस्ट इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे बस style.css है हमारा, style.css है। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, CSS के अंदर में है। ठीक है,
रूट डायरेक्टरी के अंदर सी एस एस के अंदर में style.css रखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसको कंट्रोल एस करते हैं, contact.html के अंदर हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। ये देखो काम कर गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग इसके अंदर में कितना भी कुछ लिख दें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फाइल सेपरेट है। लेकिन अगर इसके अंदर में ही सारे काम CSS लिखते जाएंगे तो आप देखोगे कोड कितना मैस हो जाता है। अब यहाँ पे इतना सारा चीज़ लिखा हुआ था यहाँ पे, ओके, इतना सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इस तरह से सैकड़ों एलिमेंट्स हो सकते हैं एक पेज के अंदर में। उन सब के लिए अगर हम लोग इनलाइन ही CSS लिखेंगे, ठीक है, तो कितना हैवी लोड हो जाएगा पेज के ऊपर में बिना मतलब का, और पेज देखने में भी स्कैरी लगेगा। जब भी हम लोग नया कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या उसकी कुछ एक्सटेंशन उसमें बढ़ाना चाहेंगे कुछ फंक्शनैलिटी को, तो पेज देख करके सर भारी हो जाएगा हम लोगों को कि यार कैसे इसको क्या करना है। और बहुत दिन के बाद देखें तो हो सकता है कि दिमाग से बहुत कुछ निकल भी जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रूल लिख देते हैं इसका अलग से style.css बना करके, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो अब क्या करना है, सिर्फ इस आईडी को, इस क्लास को हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पेज के अंदर। अगर इस क्लास को हम लोग index.html के अंदर में, ठीक है, जो मेन पेज हमारा है, वहाँ पे भी इस स्टाइल को हटा करके अगर हम क्या करें, सिर्फ उसको यहाँ पे लिख दें, pd क्या था हमारा, क्लास था, ठीक है। तो देखो आप अभी क्या है कि यहाँ पे देखो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि सेम रूल हमने लिखा हुआ है, सेम क्लास यूज़ किया हुआ हमने, ठीक है। ये है आपका index.html, index.html पे हमने लिखा हुआ है क्लास pd। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने क्लास तो लिख दिया, लेकिन ये फाइल को हमने क्या किया, यहाँ पे इस फाइल को हमने यहाँ पे style.css को यहाँ पे हमने अप्रोच नहीं किया हुआ है, तो उसको अप्रोच करना पड़ेगा सिंपली, जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम एज। यहाँ से बस कॉपी कर लेना है इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस करना है, ठीक है। अब देखो आप कर गया काम, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS का ये मेन फ़ायदा होता है कि हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, बस एक लिंक के थ्रू में हम लोग इसको हर जगह अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। रूल्स सब जगह सेम अप्लाई होगा। हम चाहें तो किसी को पार्टिकुलर अगर कुछ एक्स्ट्रा रूल्स देना चाहते हैं तो उसके लिए हम आईडी भी बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप कि मान लीजिए मुझे contact.html में जो ये वाला div है, ठीक है, ये एज इट इज़ रखना है, लेकिन इंडेक्स वाले में क्या करना है, मुझे एक हाइट छोटी सी बढ़ानी है इसकी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल भी लिख सकते हैं, इससे स्टाइल हम लिख करके यहाँ पे अगर हाइट लिख दें इसकी कुछ भी 500 पे, तो ये क्या होता है, एलिमेंट सबसे पहले इसको अप्रोच करेगा तब इसको करेगा। अगर इसमें ये रूल सेम रूल हाइट और इसमें भी हाइट है तो इसका हाइट ये अप्रोच कर लेगा, लेकिन इसका नहीं करेगा। देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। इसमें हम लोग हैं कौन से पेज में हैं, हाँ, स्टाइल के अंदर में हमने हाइट हमने नहीं लिखनी है, विड्थ लिखनी है। विड्थ देखते हैं 500, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इफेक्ट देखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। विड्थ, ठीक है, विड्थ 500 पिक्स का मैंने किया। देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका। देखो ये हो गया चेंज। क्यों? क्योंकि इनलाइन CSS हमने चूँकि एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इसने सबसे पहले इस CSS को अप्रोच किया, ठीक है, और इसको नहीं किया। तो ये अलग से अगर कोई भी रूल लिखना हो हम लोगों को क्लास के बाद, क्लास हमने लिखा है लेकिन उसके अलावा भी फिर कुछ ना कुछ स्टाइल्स में देना है अलग से, तो इस तरह से भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास के साथ में इसका एक हम आईडी भी क्रिएट कर लेंगे। आईडी इक्वल टू आईडी का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे pd id, ठीक है।
तो पी div id यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके अंदर में कुछ रूल्स लिख देते हैं स्टाइल्स में ही जा करके। क्लास को तो हम लोगों ने डॉट से अप्रोच किया था और इसको हम लोग क्या करेंगे हैश से, आईडी को जब भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आईडी था, पी div id वहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो क्या करेंगे सिंपली, अब एक बार चूँकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे अप्रोच कर लिया है लिंक से, तो हम लोगों को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग रूल्स लिखते जाएंगे इसके अंदर में, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लेता चला जाएगा, बशर्ते कि हम लोग क्लास और div को वहाँ पे किसी एलिमेंट के अंदर में यूज़ करें, लिखें, ठीक है। अब यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको। मान लो कि हाइट हमने यहाँ पे दे दिया अगर 500 px, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हम लोगों ने आईडी किस पेज के लिए लिखा है, इंडेक्स के लिए लिखा है ना, मेन पेज के लिए। अब देखो आईडी हमारी है पी div id, यहाँ पे पी div id हमने लिखा और हाइट फिर हमने लिख दिया, विड्थ लिखनी है विड्थ, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो काम कर गया। तो पता चल गया कि आईडी और क्लास कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया माइंड में, ठीक है। चलिए अब हम जो भी CSS लिखेंगे इस रूल के हिसाब से लिखेंगे, style.css में ही लिखेंगे, ठीक है। हर किसी का अपना क्लास और आईडी हम लोग यूज़ करेंगे। देखो तो क्लास और आईडी लिखने की क्या ज़रूरत है, अगर हम लोग क्लास में भी लिख सकते हैं, आईडी में भी लिख सकते हैं, तो इसका फ़र्क क्या होगा मेन मैं बताता हूँ एक्चुअली में। आईडी आप देखो सिंपली आप देख लो, एक एग्जांपल के लिए एक स्कूल होता है कोई भी, ठीक है, सपोज एक स्कूल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होते हैं क्लासेस, क्लास मान लो इसके अंदर में क्लास, और क्लास के अंदर में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की आईडी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्लास का आईडी नहीं हो सकता है। तो क्लास के अंदर में हम क्या लिखेंगे, क्लास के अंदर में ऐसे रूल्स को लिखेंगे जो कि हम मल्टीपल जगह पे सेम चीज़ को यूज़ कर सकें। पी div id, ये बेटर प्रैक्टिस के लिए लिखने का तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लासेस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कि हम लोगों को बहुत सारे मल्टीपल divs या मल्टीपल कंटेनर्स या मल्टीपल HTML एलिमेंट्स का रूल सेम रखना है, वहाँ पे हम लोग क्लास का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट रूल्स को हम लोग लिख रहे हैं हर एक क्लास, हर एक div के लिए, हर एक HTML एलिमेंट्स के लिए, तो वहाँ पे हम लोग आईडी को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आईडी में उस तरह के CSS को हम लोग लिखते हैं जिस CSS का हम लोग, जिस रूल का हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ नहीं किया हो क्लास के अंदर में, ठीक है। तो क्लास के अंदर में ऐसे CSS को ही हम लोग लिखते हैं ज़्यादातर, जिससे कि जो कि यूनिफॉर्म हो हर एलिमेंट्स के लिए, जहाँ पे भी हम लोग पी div को यूज़ करें उसका सेम कल्चर हो, ठीक है, सेम फंक्शन वो शो करे। अगर उसके अलावा हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा उसमें रूल्स ऐड करने हैं CSS के, तो हम लोग उसमें एक आईडी लिख देंगे सिंपली, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया अभी। तो ये अप्रोच होता है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो क्लासेज एंड आईडी का आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि CSS में कैसे लिखते हैं और एक्सटर्नल फाइल्स को कैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पी div id का हम लोगों ने दोनों जगह यूज़ कर लिया है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारे रूल्स दोनों जगह सेम है CSS के, इसलिए हमारी फाइल भी सेम दिख रही है, ओके। अब आते हैं फॉर्म्स पे। कॉन्टैक्ट का पेज तो चलो हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अप्रोच हम ऐसे तो अलग अलग करके पेज खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, और हम लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसके अंदर में कौन सा पेज कहाँ है, ठीक है, और किस नाम से है। तो उसको क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग मेन्यू डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे उस पेज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेन्यू डिज़ाइन करेंगे सेम div वगैरह सब ले करके, हम लोग जो एलिमेंट्स हमने सीखा है अभी तक उसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू एक डिज़ाइन करेंगे। तो मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले index.html के अंदर। कहाँ पे करना है हम लोगों को, पेज के ऊपर करना है, इस div के ऊपर में, ये जो हमारा बॉक्स है,
ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर में एक हमें बना देनी है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर में बनाते हैं सेम। तो ये हमारा पेरेंट डिव के अंदर में हमने ये बॉक्स क्रिएट किया था, पेरेंट डिव है हमारा ये। ठीक है, इसके ऊपर एक डिव ले लेते हैं मेन्यू का, ये मेन्यू बना रहे हैं हम लोग डिव। ओके, ये हमने किया। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल एक एंकर टैग होता है, जिससे कि किसी भी दूसरे पेज को हम लोग लिंक कर सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए HTML में एक टैग होता है, इसको एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एंकर टैग कहेंगे। एंकर टैग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए ओपन ए क्लोज, और इसके अंदर क्या रहेगा href। ठीक है, सेम एज href। यहाँ से CSS को हम लोग अप्रोच करें, यहाँ पे हम लोग पेजेस को अप्रोच करेंगे लिंक्स करके एंकर टैग के अंदर में। ठीक है, तो एंकर टैग का हम लोग क्या लिखेंगे, contact.html हम लोगों को लिखना है, contact.html। चूँकि ये सारे पेजेज हमारे डायरेक्टरी के अंदर में अब देखो तो रूट पे ही हैं, बाहर ही हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को किसी फोल्डर का नाम देके फॉरवर्ड स्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम contact.html लिख सकते हैं। और दूसरा पेज होम का जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है index.html, उसके लिए क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं index.html। ओके, तो ये लिंक तो हमने बना दिया, लेकिन ये अभी आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्योंकि ना तो डिव में हम लोगों ने कोई रूल लिखा हुआ है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर में इसका नाम लिखा हुआ है। इसको क्लोज हमने किया था यहाँ पे, इसको ओपन। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को लिखना होगा नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं। लिंक हमारा सेम होना चाहिए जो पेज का नाम हमने रखा है। ठीक है, एक्सटेंशन के साथ .html। तो कॉन्टैक्ट का हम लोग लिख देते हैं कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, और इंडेक्स का क्या रखेंगे हम लोग, होम, इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, इसको स्वैप कर देना ज़रूरी, क्योंकि होम पहले दिखना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं ऐसे पहले दिखना चाहिए, लेकिन वो सिस्टमेटिक लगेगा। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या दिखता है। देखो आप, होम और कॉन्टैक्ट में कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को कहाँ दिखाना है इसको, इसके अंदर में। इसको पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि बॉक्स हमारा ये बना है, हम लोग इससे बाहर नहीं जाएंगे अभी के लिए। इसको यहाँ रखे हैं। ठीक है, यहाँ रखने के बाद देखो आप, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये इस तरह का कुछ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिज़ाइन देंगे। सबसे पहले इसका एक सपोज मैं क्लास ही बना लेता हूँ। क्लास का नाम रख देता हूँ मैं मेन मेन्यू। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कॉपी, और इसको यहाँ पे डॉट के साथ ये कर देंगे। ठीक है, इसको हटाइए फिलहाल के लिए। अब मैं इसको रूल्स दूंगा कुछ। मेन मेन्यू का क्या रूल होना चाहिए, एक तो पहले इसकी हाइट। ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, मैं 40 पिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड इसका मैं चलो ब्लैक देता हूँ फिलहाल के लिए। देखते हैं क्या दिखता है यहाँ पे। देखो आप, इस तरह से इसके रूल्स दिखने लगे ना यहाँ पे।
लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो अभी ये चिपका हुआ आ रहा है, ये मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें मार्जिन बॉटम देंगे। मार्जिन बॉटम एक होना चाहिए इसका, मार्जिन बॉटम क्या होगा, 10 px, 10 px का मैं देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। 10। अब देखो ये अरेंज्ड वे में तो दिख नहीं रहा है, होम कॉन्टैक्ट में, हालांकि नेविगेट हम लोग अभी कर सकते हैं। अभी हम लोग कॉन्टैक्ट के पेज में हैं, चलो होम पे क्लिक करेंगे, होम पे आ गए। सेम एज हम लोगों को यहाँ भी करना है, सेम हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ यहाँ से कॉपी करके, मेन्यू सबके लिए सेम रहेगा, तो यहाँ इस पर हम लोगों को पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से, तो अब देखो वहाँ पे भी ये सेम मेन्यू हम लोगों को विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आराम से नेविगेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट का जाना हो कॉन्टैक्ट में चले गए, होम में जाना हो होम में आ गए, ठीक है। तो ये होता है एक्स्ट्रा पेज क्रिएट करके उसमें लिंक करने के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा हम लोग करेंगे, आज थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं इसको, ताकि ये ठीक लगे, होम और कॉन्टैक्ट भी थोड़ा विजिबल लगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको करने के लिए चलो क्या करते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। इसको करने के लिए पहले इसका कलर, तो कलर एंकर टैग का जब भी अब स्टाइल लिखेंगे तो एंकर टैग के लिए ही लिखें, ठीक है, क्योंकि इस स्टाइल से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो एंकर टैग के लिए हमने क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे एंकर टैग के लिए सेम क्लास हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे जो मेन्यू में है। तो मेन्यू में क्या है, एम लिंक, इसका नाम मैंने रख दिया एम लिंक, ठीक है। सेम क्लास हम लोग यहाँ भी इसके लिए लिखेंगे। अब देखिए एम लिंक को जस्ट कॉपी करना है, स्टाइल के अंदर में गए, डॉट देके क्लास को अप्रोच करते हैं, ठीक है। एम लिंक, एम लिंक का कलर सबसे पहले COLOR कलर इसका वाइट, ठीक है, कलर हो गया इसका वाइट। अब क्या करना है भाई, देखते हैं पहले इफेक्ट इसका। देखो कलर इसका वाइट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गैप देना है हम लोगों को। गैप कैसे देंगे, गैप देंगे हम लोग इसमें कर लेते हैं हम लोग क्या, मार्जिन, मार्जिन देते हैं इसका 10 px। चलो 10 px मार्जिन दे करके इसका देख लेते हैं कैसा लगता है। देखो ये गैप हो गया इसके अंदर, लेकिन ऊपर से भी थोड़ा सा चिपका हुआ है, तो ऊपर में भी कर देते हैं इसका मार्जिन टॉप 10 px। एंकर टैग मार्जिन टॉप 10 px, मार्जिन टॉप नहीं ले रहा है। पैडिंग, पैडिंग, चलो पैडिंग देख लेते हैं, पैडिंग भी क्या होता है। यहाँ पे मार्जिन टैग नहीं लेगा इसका, ठीक है। तो मेन मेन्यू का जो हमने क्लास क्रिएट किया है, ठीक है, वो कहाँ लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर हम पैडिंग क्रिएट कर दें तो पैडिंग का क्या इफेक्ट होता है आज वो भी पता चल जाएगा आपको। पैडिंग मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 10 px, ओके। तो पैडिंग का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर बॉक्स के अंदर में क्या करेगा, 10 px का चारों तरफ से स्पेस ले लेगा, यानी जो कंटेंट भी होगा वो 10 px ऊपर से नीचे होगा, लेफ़्ट से साइड में होगा, राइट से साइड में, उसके बाद इस तरह से बॉटम से भी साइड में होगा, ठीक है। वो कंटेंट पे डिपेंड करता है कितना बड़ा कंटेंट हमने लिया है, तो इस साइड से भी हमें उतना ही पैडिंग देखने को मिलेगा। अभी तो 2 ही मेन्यू लिखा हुआ हमने, ठीक है, तो इधर से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो आप, ठीक है, ये आ गया नीचे की ओर, आ गया ना। चलो अब दूसरा चीज़ क्या है, ये देखते हैं, ये जो इसके अंदर में आ रहा है वो लाइन, ठीक है, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन CSS में कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे देखने में, मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे हटाएंगे, CSS के थ्रू। इसका एंकर टैग के अंदर चलेंगे, इसका लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन,
रेशन को नन कर देंगे। अब देखते हैं, हट गया, लेकिन ये फिर भी काम कर रहा है, ये काम करता होता है। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट डेकोरेशन हमने हटा दिया तो ये काम नहीं करेगा, ये फिर भी काम करेगा, आराम से नेविगेट करेगा। ठीक है, हमने ये आईडी यहाँ पे नहीं लिखी है, सिर्फ हमने कॉन्टैक्ट वाले पेज में लिखा हुआ है ये आईडी। सॉरी, किस पेज में लिखा हमने? इंडेक्स वाले में। ठीक है, तो ये वाला चीज़ क्लास हम लोग एंकर टैग का जो क्लास है यहाँ पे भी अप्रोच करना पड़ेगा ना, इस एंकर टैग के नीचे जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट में लिखा था। अब हम लोग जस्ट बात, जो एक बार रूल बन जाए तो हम लोग बस इसको कॉपी पेस्ट करते चलेंगे, कहीं पे भी वो काम आराम से कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आप काम कर गया। अब नेविगेट करो, आराम से हम लोग मूव कर रहे हैं। अब देखो पेज कॉन्टैक्ट में चलेगा, होम में आना है तो होम में चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेन्यू। इस तरह से हम लोग मेन्यू को बनाते हैं। इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग फंक्शन देख लिया हम लोगों ने। अब डिज़ाइन करना आपके हाथ में है। सीएसएस आपको पता है मैंने क्या क्या बताया है, वो सब यूज़ करके आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब दूसरा जो कमिटमेंट हमारा था कि हम लोग फॉर्म्स देखेंगे HTML के, वो देखते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि ऊपर से इसने स्पेस लिया और ये थोड़ा हाइट इसका लंबा हो गया, नीचे आ गया, और इसका हाइट छोटा ही रह गया। तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे अभी। ठीक है, इसके लिए हाइट बढ़ा देते हैं। इसकी हाइट कितनी है देख लेते हैं। इसकी हाइट 100% हमने करके रखी हुई है। बॉर्डर, ये कहाँ से कहाँ तक? हाँ, ये इसकी हाइट हमने 100% करके रखी हुई है, तो इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी हाइट को हम लोग अगर 100% करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हाइट को 100%, ठीक है, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद क्यों नहीं गया ये? अब इसको अगर हम मैनुअली बढ़ा करके देखते हैं इसकी हाइट को, चलिए मेन्यू को थोड़ा हम लोग अरेंज कर ही देते हैं यूजिंग CSS। ओके, तो अभी चूँकि इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसके इस बॉक्स के ऊपर पे कर देते हैं, टॉप पे। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन मेन्यू को डेवलप किया हुआ है उसको जस्ट यहाँ से कट करो और इसके ऊपर पेस्ट कर दो। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉन्टैक्ट वाले में। यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख देना है, सेव करना है फाइल्स को। अब देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। ये देखो आप, अभी चूँकि विड्थ इसका हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, इसलिए 100% पे ले रहा है, ये फुल ले रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसका जो विड्थ हो वो इसी के इक्वल हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विड्थ 1 रख देते हैं फिक्स करके। मेन मेन्यू का हम लोग क्लास लिखा हुआ यहाँ पे, मेन मेन्यू का CSS कर देते हैं। मेन मेन्यू पे हम लोग विड्थ इसका फाइनल करते हैं 1000 px। ठीक है, जो हम लोगों ने इस वाले पैरेंट डिव का लिया है। देखते हैं क्या होता है। देखो आप 1000 पे आ गया, लेकिन ये इसके इक्वल में नहीं आ रहा है। इसको इसके इक्वल में लाने के लिए क्या करेंगे, अभी इसको वही सेम रूल जो हम लोगों ने लिखा था उसके लिए मार्जिन ऑटो, सॉरी मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड मार्जिन राइट ऑटो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। आप ये आ गया। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट वाले पेज में भी आ गया, होम वाले में भी आ गया, क्योंकि दोनों का रूल हमने style.css के अंदर में लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स का कॉर्नर भी हम लोग इसके बॉक्स का सेम एज करते हैं नीचे वाले का। तो उसके लिए क्या करना होगा, बॉर्डर रेडियस
5px। चलिए ये हो गया। अब ये देखने में थोड़ा ठीक ढंग का लगने लगा है, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, ये काफ़ी गैप आ रहा है इसके अंदर। तो चूँकि इस वाले बॉक्स का हम लोगों ने मार्जिन टॉप 100px लिया हुआ था, तो यहाँ से आप देखो 100px ने लिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा कम कर दें तो देखते हैं कैसा लगेगा। हमारा पी डिव था, मेन पेरेंट डिव, उसका मार्जिन देख लो कहाँ पे मार्जिन टॉप 100px लिया हुआ है हमने। इसका मार्जिन टॉप मैं अभी कर देता हूँ जस्ट 30px। ठीक है, अब ये, हाँ अब ये थोड़ा ढंग का लगने लगा। अब लग रहा है ये मेन्यू इसी का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मेन्यू को भी थोड़ा सा स्टाइल दे दिया, डिज़ाइन कर दिया, वो अच्छा लगने लगा है पहले से। अब HTML फॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तो सेम एज हम लोगों ने बस क्या किया कि लिंक को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस करने कुछ, कहाँ पे इस वाले को सेम रहने देते हैं एज इट इज़। ठीक है, सिर्फ इस वाले कंटेंट को भी हम चेंज करेंगे, कॉन्टैक्ट वाले को। तो कॉन्टैक्ट मी जो है हमारा contact.html, इसमें चलते हैं contact.html। ठीक है, यहाँ पे हमने कंटेंट जो लिखा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है, पहले इसको चेंज करते हैं H1 को चेंज करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं contact me। ठीक है, और क्या करेंगे, ये वाला p टैग का, एक ही p टैग की ज़रूरत है यहाँ पे, वैसे p टैग ज़्यादा चाहिए नहीं हमें, एक ही बॉक्स बनाना है p के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पे कोई कंटेंट रहेगा नहीं, सिंपल एक फॉर्म रहेगा। तो फॉर्म में ज़्यादा नहीं, 2-3 फील्ड हम लोग अभी लेंगे, जब इसको डिटेल में पढ़ने लगेंगे हम लोग HTML को, जिस समय उसमें सारा कुछ क्लियर करूँगा मैं। अभी फॉर्म सिंपल कैसे बनाना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्म, चलिए फॉर्म को बनाने के लिए क्या लिखना होता है हम लोगों को, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज। ओके, ये बना दिया हमने। अब एलिमेंट्स जो लिखेंगे हम लोग फॉर्म के अंदर का, वो इस दोनों ओपन एंड क्लोजिंग टैग के अंदर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एक, सबसे पहले इसके अंदर एक p टैग और ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए जो भी बंदा इस फॉर्म को फिल करेगा उसका नेम। तो उसका नेम के लिए हम लोग एक LABEL लेबल क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस तरह के फॉर्मेट्स में नेम वगैरह के लिए हम लोग एक एलिमेंट यूज करते हैं, लेबल। ठीक है, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग नेम, NAME। ठीक है, ये हो गया नेम। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, वो बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो इनपुट लेना है हम लोगों को यूज़र से। तो इनपुट लेने के लिए बॉक्स को कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जो भी अपने फॉर्म्स पे देखा होगा कि जहाँ भी हमने अपने ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल किया होगा तो वहाँ पे इनपुट बॉक्सेज होते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या है, एलिमेंट INPUT इनपुट। ठीक है, तो इनपुट ये हो गया, सेल्फ क्लोजिंग भी इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट, इसका एक नाम देंगे, नाम देना ज़रूरी होता है। नाम एक दे देते हैं हम लोग, क्या इसका नाम दे देते हैं हम लोग नेम। ठीक है, अब देखते हैं ये दिख रहा है कैसा वहाँ पे फॉर्म के ऊपर, कॉन्टैक्ट मी में। ये देखो आप, ये फॉर्म दिख गया हमारा। ठीक है, इसको हम लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं करेंगे, अगली वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग टैग्स कुछ देख देते हैं। फिर नेम के बाद हमारा क्या आएगा, ईमेल। बस इसी को कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है, ईमेल। तो देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, क्या है, एक और फील्ड क्रिएट हो गया हमारा ईमेल का।
ठीक है, ईमेल के लिए। सॉरी, यहाँ पे लेबल में भी हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं कि ये ईमेल है। ओके, तो यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ ईमेल हो गया, देख लिया आपने। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर किसी भी तरह का डेटा हम लोग इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेम और ईमेल हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग लेंगे क्या, कुछ भी कमेंट एक ले सकते हैं हम लोग सपोज। तो इस तरह के टेक्स्ट को कमेंट चूँकि बड़ा भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इनपुट फील्ड में लेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, ठीक है, इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, इसका नाम क्या रख देते हैं, कमेंट। ठीक है, ये देखो आप ये हो गया, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करके आ गया यहाँ पे, नेम, ईमेल एंड कमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बटन क्रिएट करना है जिसके प्रेस करने पर ये डेटा जो हमारा है वो दूसरे कहीं फॉर्म पे या डेटाबेस से फेच करेगा या इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो डेटाबेस वाला जो भी पार्ट है वो तो बैकएंड कोडिंग जब हम लोग सीखेंगे तब करेंगे, लेकिन ये फॉर्म तो हम लोगों को HTML में ही डिज़ाइन करना होता है, इसलिए हम लोगों को ये सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन लेना है, बटन का बटन BUTTON, बटन, ओपनिंग, बटन, क्लोजिंग। अब बटन का टाइप होगा क्या, जब भी होगा बटन का टाइप वो सबमिट होगा, तभी ये इस फॉर्म पे वर्क करेगा। ठीक है, सबमिट। नेम इसका कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेम दे देते हैं, नेम भी सबमिट ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे आप। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया बटन सबमिट, और यहाँ पे क्या है, ये सबमिट। ठीक है, ये चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, लिख के सबमिट आ गया करके हमारा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं फॉर्म के। ठीक है, जब हम लोग फॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ने के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस क्रिएट करते कैसे हैं, मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, चलो थोड़ा सा हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं इसकी, ताकि ये इक्वल दिखे, बराबर दिखे। इसको करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, चलो इनलाइन CSS अगर हम लिख लें। ठीक है, नहीं चलो हम लोग लिखते हैं क्लास। क्लास को प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो क्लास ही लिखते हैं। क्लास का नाम क्या नाम दे देते हैं, एक F लेबल। अब इसी क्लास को हर जगह हम लोग जितने भी लेबल्स क्रिएट किए हैं हमने वहाँ पे अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इस क्लास पे कुछ रूल्स लिख देते हैं हम लोग। कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पे रूल्स में चलो पहले विड्थ कर देते हैं, क्योंकि इक्वल विड्थ होने के बाद फॉर्म अरेंज्ड वे में दिखेगा। विड्थ, इसकी विड्थ कर देते हैं हम लोग 150 px। देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ इसका। अभी इस तरह से फॉर्म दिख रहा है आपको, अनअरेंज्ड लग रहा है थोड़ा सा। कॉन्टैक्ट में हमने कहाँ पे चेंज किया है, विड्थ 150 px, F लेबल, कॉन्टैक्ट में
क्लास, सॉरी लेबल के एलिमेंट्स पे आपका विड्थ काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विड्थ को नहीं लिखेंगे, बशर्ते इसका हम लोग कलर वगैरह सब जो भी है चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर अगर सपोज मैं इसका रेड करना चाहता हूँ तो वो रेड हो जाएगा, देखिए कैसे, ठीक है, हो गया। इसको हम लोग अरेंज करना है, फ़िलहाल के लिए क्या कर देते हैं, एक एक br टैग हर एक लेबल के बाद क्लोजिंग के बाद लगा देते हैं, जिससे कि फॉर्म हमारा थोड़ा जो है अरेंज हो जाएगा। ये देख लो आप, ठीक है, नेम ईमेल एंड कमेंट ये हो गया। अब इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा आज आपको इससे, ओके। तो अगर कुछ भी वैल्यूबल चीज़ आपको इसमें लगती है, आपने कुछ नया चीज़ सीखा है इसके अंदर में, तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ तो, ओके। तो टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।